हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर लेके आए हैं। ये लाइट का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा क्योंकि लाइट काफ़ी बड़ा है और ये आपके जूनियर स्तर का सुपर टेट है, तो इसमें क्लास 8th तक के ही चीज़ें नहीं आएंगी। आपको जो मटेरियल मिलेंगे क्लास 10 तक मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं लाइट। वैसे अगर आपको लाइट देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है, तो हमने क्लास टेंथ की वीडियोज़ डाली हुई है, आप जा कर के उसको देख लीजिए और वहाँ पे मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिटन कंटेंट यहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होता है? प्रकाश। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? यह एनर्जी की वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कभी कभी पूछा जाता है ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमें दिखाई देता है, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे गिरती है तो ये वहाँ से बाउंस बैक होती है, रिटर्न होती है, जो कि हमारी आंखों पे पड़ती है और हम उससे उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया है लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये कैसे देखते हैं? जब लाइट हमारे उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है, तो वो बाउंस बैक हो जाती है, मतलब तुरंत बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पहुंचती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन द शैडो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट आर द मीडियम, ट्विंकलिंग स्टार एंड रेनबोज। जो लाइट देखो, कॉमन फिनोमेना, साधारण फिनोमेना, साधारण घटना, प्रकाश की वह साधारण घटना जिसके कारण इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेंड होती है, गिरती है, तो उससे एक इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके कारण क्या होता है? स्टार का ट्विंकलिंग करना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का बनना, ये सब क्या होता है? तो ये लाइट की ही एक घटना होती है, लाइट के कारण ही एक घटना होती है। तो नेचर ऑफ लाइट, हम लाइट के नेचर को देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट इज द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो अगर हमारे आसपास लाइट ना हो तो हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लाइट इज़ अ हाईली यूजफुल, लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है और ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। लाइट क्या होती है? ये एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ और इसकी प्रकाश की गति जो होती है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि जब बादल, आकाश में बिजली चमकती है तो आपको बादल पहले गरजने की आवाज़ बाद में, लेकिन लाइट पहले दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश की गति जो होती है वह ध्वनि की गति से तेज़ होती है, क्योंकि चमक पहले दिखाई देता है और गरज बाद में सुनाई देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेज ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसकी रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ पाथ अलॉन्ग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ मीडियम, जिस पाथ डायरेक्शन में लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लाइट हमने पहले पढ़ा क्या, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेवल करती है, तो यही इसका क्या कहलाता है? यही इसका पाथ होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ पाथ, जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है, मतलब ट्रेवल करती है, वही उसका पाथ कहलाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द बीम ऑफ लाइट क्या है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। राइट, रेज ये गलत है, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, इज कॉल्ड है यहाँ पे, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइट की कई रेज जो होती हैं, लाइट की कई रेज, जब ग्रुप ऑफ लाइट, देखिए यहाँ से लाइट निकलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। एक सोर्स से होकर के लाइट का निकलना, यहाँ पे देखिए एक ही सोर्स से होकर लाइट जब निकलती है तो उसे क्या कहते हैं?
ग्रुप ऑफ लाइट, जिसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होता है, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर सरलतापूर्वक पास होने देती हैं वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होती हैं। ठीक है, जैसे हुआ वाटर हुआ, एयर हुआ, विंड्स है, ग्लास है, ये सब क्या होती है, ऑब्जेक्ट को, ये लाइट को अपने अंदर इजिली पास होने देती है। अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इजिली, इसका लाइट कैन पास इजिली and substance can be seen clearly is called transparent substance। तो ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को अपने अंदर इजिली पास होने देते हैं और जिसकी सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, जिसके आर पार हम उस क्लियरली देख सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसलूसेंट पारभासी वस्तुएं क्या होती है, तो ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर आने तो देती हैं लाइट को, लेकिन हमें ठीक ठीक से दिखाई नहीं देता है, मतलब हमें धुंधला दिखाई देता। अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेज ओनली पार्शियली, एक वह सब्सटेंस जिसमें लाइट पार्शियली आधा पास होती है बट वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पाता है, बट इट नॉट सोन क्लियरली, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। जैसे हुआ बैक्स पेपर, जो बैक्स पेपर होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। क्लाउड मीन्स बादल, ये बादल भी आपका क्या है, ट्रांसलूसेंट हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं ओपेक सब्सटेंस, मतलब अपारदर्शी वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर प्रकाश को नहीं आने देती हैं, जिसे होकर के प्रकाश नहीं, लाइट नहीं गुजर सकती है, जा सकती, जिसे होकर लाइट नहीं ट्रेवल करती है, वो क्या होती है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होती है। इसे ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हुआ लकड़ी, धातु, पत्थर, इन सब से होकर के वस्तुएं नहीं जा सकती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ लाइट फॉल द सरफेस, जब कोई भी लाइट एक सरफेस पे गिरती है, ठीक है, जब कोई भी लाइट एक सरफेस पे गिरती है, फॉल ऑन द सरफेस एंड, देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक, और लगभग लाइट जो होती है उसी मीडियम में जब रिटर्न हो जाती है, जब प्रकाश एक सतह पर गिरता है और उसका अधिकांश भाग उसी मीडियम में, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइट किसी एक सरफेस पर गिरती है और उसी मीडियम में पुनः वापस लौट जाती है या फिर उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आती हुई रेस को हम इंसिडेंट रेस, ठीक है, इंसिडेंट रेज मतलब आपतित किरण कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसे रिफ्लेक्टेड रेज मतलब परावर्तित, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल यानी इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच के बने एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यही आपको बता दे रहे हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच बने एंगल को आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर कहते हैं। ये क्या होता है आपका, ये अभिलंब होता है। जितने रेज पे ध्यान दीजिए, जितने ही एंगल पे ये आपकी इंसिडेंट रेज जितने ही एंगल बनाती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रेज जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, तो हमने आपको बताया द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब लाइट आती है जिस रेस पे आती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माना कि एक सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट आई और आकर के गिरी और उसी पे पाथ पे क्या हुआ, वापस चली गई, ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल है। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रेज है, यहाँ से जा रही है तो ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, ये आर है, ये आपका आई है, और ये पोर्शन क्या है आपका, नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। तो ध्यान दीजिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल आई इक्वल टू क्या है, एंगल आर, तो हम क्या कहेंगे, एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ध्यान दीजिएगा, जितने ही रेस पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माना कि कोई लाइट है जिसका इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, यदि आपको दिया है एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जितना आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। ध्यान दीजिएगा, आपतित कोण बराबर क्या होता है, परावर्तित कोण। फिर नेक्स्ट आपका है द एंगल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में क्या होते हैं, स्थित होते हैं।
तो दो इसके अलावा एक तो आपका है आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस पर है, एक ही प्लेन पर लाइज करते हैं। दूसरा आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतित कोण परावर्तित कोण के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे विचलन कोण, ये ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, जिसमें आप जो आपतित किरण होती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, आपतित किरण जो होती है जो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मानिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, जो आपतित किरण है उसको ऐसे आ रही थी, उसको ऐसे जाना था, ध्यान दीजिए ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे ना जा करके यहाँ पे चली जाती है ऐसे। ठीक है, वो अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एंगल डेल्टा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे एंगल ऑफ डेविएशन या फिर डेल्टा डी से डिनोट करते हैं। ये रेस पूरा ऐसे आती है, ऐसे आकर के, ऐसे ना आकर के ये अपने पथ से क्या हो गई है, विचलित, मतलब अपने पथ से हट गई है, अपने मार्ग से हट गई है। तो ये जो मार्ग से हटी है वो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। कभी कभी आपसे पूछा आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विचलन कोण का मान का योगफल कितना होता है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये पूरे को मिला करके कितनी डिग्री होता है, 180 डिग्री। एंगल डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो जब आपतित किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है और जिस पथ से जाना है उस पथ पे नहीं जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आगे चलते हैं। इमेज क्या है, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, जब परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उससे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आगे हम आपको इसका इमेज दिखाएंगे। जब परावर्तित किरणें जो होती हैं, मान लीजिए कि एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे जो रेज है वो आ रही है, ये या तो कहीं मिलती है, ठीक है, या तो कहीं मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो यहाँ पे मिल गई मान लीजिए, या फिर मिलती हुई ऐसे प्रतीत होती है, तो वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वहाँ पे जब वहीं पे क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट आर अपीयर टू मीट देन इमेज फॉर्म, जब वो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या बनाती है, इमेज बनाती हैं। ठीक है, वेन, जब ये रियलिटी में मिलती हैं, जब ये एक्चुअल में मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्चुअल मीट होता है तो रियल इमेज कहलाती है, और जब ये अपीयर टू मीट होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी। रियल इमेज मतलब होता है वास्तविक, जब ये सच में मिलती हैं तो वास्तविक होता है, अगर नहीं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, आभासी बनाती हैं। अगर मिलती हैं तो वास्तविक होता है, अगर नहीं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, आभासी किरणें बनाती हैं, आभासी इमेज होता है। आगे देखते हैं मिरर। मिरर ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 100% श्योर है कि इससे आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हम आगे आपके इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी 2-4 क्वेश्चन उनको भी करा देंगे, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम आपको बताते जाएंगे। इसलिए आप इसको प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। तो मिरर देखते हैं, मिरर क्या होता है। देयर आर द 2 टाइप ऑफ मिरर, 2 मिरर होते हैं। एक क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जो आपके घर में लगा होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है हम उसको पढ़ेंगे। द इमेज इरेक्ट, जो इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब हम अगर इतने दूर पे यहाँ पे ऐसे हैं खड़े तो इमेज भी आपको उतना ही दिखाएगा, ये इरेक्ट एकदम सीधा होता है। द इमेज इज सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, अगर 5 फीट का कोई भी पर्सन है तो जो उसका इमेज बनता है वो भी कितने फीट का बनता है, 5 फीट का ही बनता है। जो इमेज होता है, इमेज सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पर आप मिरर से, जितनी दूरी पर आप खड़े हो मिरर से उतनी ही दूरी पर वो ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, तो मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है तो मिरर से उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी।
ध्यान से सुनिएगा, पूछा था कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है तो उस ऑब्जेक्ट से उसके इमेज की डिस्टेंस क्या है। तो अगर मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो 5 पूरा मिला करके कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूरी पर रहेगा, जितने डिस्टेंस पे रहेगा उतने डिस्टेंस पे उसका इमेज भी फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इमेज वर्चुअल एंड लिटरली, जो इमेज होता है वो आभासी और पार्श्व प्रतिबिंबित होता है। मतलब अगर आप मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर के क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, अपना बायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्लेन मिरर में होता है। और एक चीज़ और, चलिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि नोट करके हमने दिया है। एक समतल दर्पण की लंबाई जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके की ऊंचाई की आधी होती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 6 फीट का है, कोई भी व्यक्ति अगर 6 फीट का है, वो अपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे इमेज को किसी भी दर्पण में देखना चाहता है तो वो जो मिरर होगा वो कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, वो उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसकी लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, और आपको और चीज़ कुछ बता देते हैं, यदि समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके होते हैं, यहाँ पर लिखा है, अच्छा नहीं है यहाँ पे, चलिए हम आपको यही बता देते हैं। यदि 2 समतल दर्पण हैं, मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण हैं, ये दोनों समतल दर्पण हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कितने थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, उनके बीच थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच कितनी छवियां बनती है, मान लीजिए ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो उनके बीच कह रहा कितनी छवियां बनती है, कितना इमेज बन सकता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है n = है 360/थीटा। फार्मूला को प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, n = होता है 360/थीटा। और ये तब के लिए होगा जब आपको नंबर क्या दिया होगा, जब आपको जो है थीटा ऑड नंबर में दिया होगा, तब के लिए है। और अगर इवन है तो n = हो जाएगा 360/थीटा -1। 360/थीटा -1 ये कब होगा, जब वो इमेज होगा, थीटा आपका क्या होगा, इवन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए देखते हैं, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इट इज़ अ कर्व मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ हालो स्फीयर। ये एक कर्व मिरर है जो कि किसी हालो स्फीयर का पार्ट है। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे इसका, हाँ ये देखिए, ये क्या है, कर्व मिरर है। ध्यान दीजिए, एक कर्व मिरर है जो कि किसी हालो स्फीयर का क्या है, पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कर्व मिरर है जो कि किसी हालो स्फीयर, एक खोखले गोले का पार्ट है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इसके दो पार्ट है, एक तो कॉनकेव है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव क्या होता है, इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर पार्ट। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके इनर पार्ट में है। ये आपका इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, देखिए यहाँ पे इनर पार्ट में रिफ्लेक्ट होती है लाइट, इनर पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कॉनकेव है। इसके आउटर में देखिए पॉलिश्ड सरफेस है, ये आउटर जो है पॉलिश्ड है और यहाँ पे देखिए, और ये दूसरा आपका है, ये दूसरा है आपका, ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आउटर में यहाँ पे आउटर सरफेस इसका क्या है, आउटर सरफेस शाइनिंग प्लेस है। ठीक है, आउटर आपका ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, आउटर क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और इनर क्या है, पॉलिश्ड है। इनर पॉलिश्ड है, आउटर रिफ्लेक्टेड है। तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, ये कॉनकेव है जिसका आउटर पार्ट पॉलिश्ड होता है और इनर रिफ्लेक्टेड होता है, वो कॉनकेव होता है। जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड और इनर पॉलिश्ड होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझने के लिए आप क्लास 10th के मेरे ही प्लेलिस्ट में क्लास 10th की वीडियोस दी गई हैं जो कि लाइट है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझा देते हैं, हम आगे यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यह कुछ पॉइंट है, आपके देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पोल क्या है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके, इसलिए हम यहीं पे आपको बता देंगे पोल क्या है, और भी ऑब्जेक्ट क्या है, और चीज़ें जो आपको दी गई हैं सब हम आपको बता देंगे।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है पोल। पोल क्या है? इट इज़ द मिडिल पॉइंट पी। देखिए ये क्या है? पोल आपका यही है, ये मिडिल पॉइंट पी है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोल। ये जो पी है इसी मिडिल पॉइंट पी को क्या कहते हैं? इट इज़ अ मिडिल पॉइंट पी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये आपका पोल है। सेकेंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज़ द सेंटर सी। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर विच इज़ मिरर फॉर्म अ पार्ट, जो कि मिरर बनाने के लिए एक पार्ट होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? इट इज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ मिरर। ये मिरर का एक क्या है? पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये इस मिरर का क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो यही इसी को हम मानते हैं। ठीक है, जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम किसको मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं। ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइनिंग पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पास होते, पोल जहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। फिर आपका आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? तो देखिए इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। यही आपका फोकल लेंथ होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर आता है फोकल प्लेन। क्या है? तो फोकल प्लेन वह होता है द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड द परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए ये, इसी को हम क्या कहते हैं? यही आपका फोकल प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे आपको सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो देखिए फोकल प्लेन दिया गया है, फोकल प्लेन आपको दिया गया है। इट इज़ द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस का जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। तो आज के लिए इस सीरीज़ में बस इतना ही है, और अगली सीरीज़ फिर आपके लिए आएगी जो कि कल आएगी। आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।